यहाँ तक हमने देखा था कि 1707 तक औरंगजेब जो है शासन करता है। तो हिस्ट्री का जो टाइमलाइन चल रहा था उसी में सेकंड पार्ट लेकर के मैं आया हूँ यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे लेटर मुगल्स। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है कि लेटर मुगल्स से प्रत्येक परीक्षा में पीसीएस के एक प्रश्न जरूर पूछा हुआ है। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल में कि 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है, तो बिल्कुल इस लेक्चर से भी 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना आपकी पूरी है। तो लेटर्स मुगल्स यानी कि बाद के जो मुगल हैं, डिक्लिनेशन ऑफ मुगल, मुगलों का जो पतन हो रहा है, उसमें सबसे पहला व्यक्ति है मुअज्जम। मुअज्जम के बारे में जानना है कि 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 5 साल शासन करता है 1712 ईस्वी तक। ठीक है। पूछा जाता है एक प्रश्न कि सबसे अधिक एज में कौन सा ऐसा मुगल था जो सबसे अधिक एज में यानी कि एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट जो है वो जाकर के गद्दी पर बैठा था। तो उसका नाम है मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह वन के नाम से जाना गया। और बैटल ऑफ जजायू इसी के समय हुआ 1707 में। खफी खान ने इसको शाह बेखबर की टाइटल दी है। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसको शाह बेखबर कहते हैं। तो बहादुर शाह वन जो है उसको शाह बेखबर कहते हैं। एक्चुअल नेम है इसका मुअज्जम। ठीक है। एक बात और याद रखनी है इसमें कि ऐसा खफी खान ने कह दिया कि ये शाह बेखबर था, यानी कि इसको किसी भी चीज़ की खबर नहीं थी। लेकिन एक्चुअली एक प्रश्न और इस पर पूछा हुआ है कि लेटर मुगल्स में ऐसा शासक या ऐसा मुगल शासक जो कि थोड़ा बहुत योग्य था। ठीक है ना। यानी कि लेटर मुगल्स में सबसे ज़्यादा योग्य अगर गणना की जाए कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ी वास्तविक रूप से, तो उसमें भी मुअज्जम का ही नाम आता है। और याद रखिएगा 63 साल की उम्र में ये राज्याभिषेक होता है, राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है। इसने एक काम और किया कि मराठा और राजपूतों के साथ अपना हारमोनी बनाए रखा, यानी कि अपने अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाए रखे। सिखों के विरुद्ध युद्ध में बंदा बहादुर ने जो है बचाव किया, यानी कि मुगलों ने जब सिखों के विरुद्ध आक्रमण किया तो उसमें बंदा बहादुर जो है काफ़ी वीरता के साथ लड़े। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 1712 से 1713, 1 साल के लिए। नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है वो जुल्फिकार खान के द्वारा, जो कि किंग मेकर की भूमिका में थे, शासक बनाए जाते हैं। यानी कि जहांदार को शासक बनाने वाला कौन है, तो जुल्फिकार खान था। इसने इजारा को बढ़ावा दिया। ठीक है। प्रथम अयोग्य मुस्लिम शासक का नाम अगर पूछा जाता है तो वहां पर भी जहांदार शाह का नाम आता है। इसके साथ ही इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक महिला है जिससे इन्होंने शादी भी कर ली, वो नर्तकी जिसका नाम है लाल कुंवर या कुंवरी, दोनों लिखता है। तो लाल कुंवरी है जो कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है इनके शासन के दौरान। उसके साथ ही इनको एक और नाम दिया जाता है जहांदार शाह को, लंपट मूर्ख। ठीक है ना। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो देख लीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं है। लंपट मूर्ख जो है इनको एक टाइटल भी दी गई है। नेक्स्ट आता है 1713 से लेकर के 1719 तक का काल, जो कि फर्रुख शियर का था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसको घृणित कायर की टाइटल दी गई। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सैयद बंधुओं की मदद से ये शासक बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर सैयद बंधु कौन है, सैयद बंधु हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये सैयद बंधु कहलाते हैं और ये भी किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। ठीक है। किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। फिर शाही फरमान जो है, गोल्डन फरमान जिसको याद रखते हैं हम लोग, शाही फरमान, वो जारी होता है फर्रुख शियर के काल में ही। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। अच्छा, एक बात इसमें एक कहानी और जुड़ती है। कहानी की वास्तविकता में बहुत ज़्यादा मैं नहीं गया हूँ, लेकिन फिर भी वो कहानी बताता हूँ कि फर्रुख शेर किसी बीमारी से परेशान रहते हैं और अंग्रेज़ों के जो डॉक्टर रहते हैं, जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चलती है तो अपने डॉक्टर को भेज करके जो है इनकी उस बीमारी का जो है उपचार कराया जाता है। इससे फर्रुख शेर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी कारण से शाही फरमान जारी कर देते हैं। ठीक है। बंदा बहादुर का हत्यारा है फर्रुख शेर, यानी कि बंदा बहादुर की हत्या ये कर देते हैं। ठीक है। 1719 में एक व्यक्ति आता है, इन्हीं का लड़का है, इसका नाम है रफ़ी उद दरजात। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 भाई हैं, रफ़ी उद दरजात है और एक व्यक्ति रहते हैं रफ़ी उद दौला। तो ये बातें नहीं जाननी है, बस इतना याद रखिए कि 1719 में ही। फिर 1719 से 48 तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काल है। तो मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला की टाइटल मिलती है, वो आते हैं, शासन करते हैं। और ये हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स के द्वारा जो है राजा बनते हैं, जो कि इनका असली नाम जो रहता है वो रहता है रोशन अख्तर। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला की टाइटल से ये राजा बन रहा है, लेकिन मोहम्मद शाह इसका एक्चुअल नाम नहीं है, एक्चुअल नाम है रोशन अख्तर। और ये जो है आदेश देता है, सॉरी यहाँ पर लाल कुंवरी नहीं होगा। ठीक है। ये जो है मदिरा और विलासतापूर्ण जीवन जीता है मोहम्मद शाह, इसी कारण इसको रंगीला टाइटल दी जाती है। ठीक है।
फिर 1739 में एक इम्पॉर्टेंट इसके अंतर्गत काम हो रहा है। जब ये शासन करता है तो नादिर शाह का आक्रमण होता है, ठीक है। अब नादिर शाह जो है वो व्यक्ति तख्ते ताउस लेकर के जाता है, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहा जा रहा है उसको छीन ले जाता है, और उसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो ये कोहिनूर हीरा जो है वो पहली बार यहाँ से ईरान ले जाता है, ठीक है। इसका सेनापति था उस समय अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में आता है 1761 का लड़ाई लड़ता है। अगला जो रूलर है वो 1748 से 54 तक अहमद शाह है, जिसको मुआउद्दीन शाह गाजी मिर्ज़ा अहमद शाह कहा जाता है। पानीपत का जो 1761 का युद्ध है वो इसके बाद होता है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में, ठीक है। 1754 से 59 में आलमगीर टू रहता है, ठीक है। और प्लासी का युद्ध इसी के समय में होता है। तो आलमगीर टू उस समय मुगल बादशाह हैं जिनके समय में प्लासी का युद्ध हो रहा है, ठीक है। 1759 से लेकर के 1806 के बीच में शाह आलम टू रहता है, जिसका एक्चुअल नाम अली गौहर है। और इसके समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। आपको पता भी है कि शाह आलम टू के साथ जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों में शाह आलम टू का नाम भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस समय क्या क्या हो रहा है कि बंगाल की तरफ से मीर कासिम लड़ रहा है, अवध की तरफ से सुजाउद्दौला लड़ रहा है, और अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज जो शासक है मुनरो, हेक्टर मुनरो लड़ रहा है। और वहाँ पर शाह आलम टू जो है वो मुगलों की सेना में आपका जो है शासक है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है 1764 ईस्वी में। फिर आता है 1806 से लेकर के 1837 तक का समय। इस समय एक शासक है जिसका नाम है अकबर टू। अकबर टू ही वो शासक है जिस समय मुगलों का ठीक से डिक्लिनेशन हो जाता है, यानी कि पूर्णतः पतन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सिक्के ढाले जाते थे मुगलों के नाम से, वो अंतिम रूप से ढलाई जो है बंद हो जाती है सिक्कों की 1835 ईस्वी में, जब अकबर टू शासन कर रहा था और राजा राम मोहन राय को इसने दूत बना करके बाहर भेजा था। अच्छा, एक चीज़ और है कि 1828 के समय में, इसी के समय में विधवा विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, और सती सिस्टम एबॉलिश हुआ। तो इसमें एक पॉइंट करेक्ट करिएगा, विधवा पुनर्विवाह अभी नहीं हो रहा है, केवल सती सिस्टम एबॉलिश हो रहा है, यानी कि सती प्रथा का अंत हो रहा है इसी के समय में, अकबर टू के समय में, ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय को राजा की टाइटल कौन देता है? तो ये भी अकबर टू ने दिया है। 1857 में रंगून निर्वासित होता है कौन? तो बहादुर शाह जफर होता है, ठीक है, रंगून निर्वासित होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे 1739 का नादिर शाह का आक्रमण, इसमें कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में आ गया। 1744 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ख़त्म हो रहा है एक्स ला शैपल की संधि के साथ। कहीं कहीं ए ला शैपल भी लिखता है, ए ला शैपल या चैपल भी लिखता है, जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। फिर आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 से 54 के बीच में होता है। फिर इसी के बीच में वांडी वॉश का भी एक वांडी वॉश का युद्ध होता है 1760 में। तो ये भी कभी कभी पूछता है वांडी वॉश, ठीक है, किसके किसके मध्य में हो रहा है? कर्नाटक युद्ध, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है 1757 से 63 तक का युद्ध होता है। इसको कभी कभी सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो खत्म होता है पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। तो ये वांडी वॉश यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। थर्ड एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक युद्ध जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रीटी हुई थी वो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक। तो तीनों बता दे रहा हूँ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1744 से 48 के बीच में हुआ, एक्सला शैपल की संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में चला, 1754 में पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई, ठीक है। और फिर 1757 से 63 के बीच में चला, जो पेरिस की संधि के साथ 63 में खत्म हुआ, और 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ। फिर 1757 एक पॉइंट आ रहा है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। मीर जाफर जो है उस समय बंगाल का नवाब था। 1760 में मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया था। 1763 में मीर जाफर पुनः बनता है, और 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पूछता है कि किस सन में सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन लगा? तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? हु नोन एज द फादर ऑफ डायरकी, ठीक है। 1767 से 69, अब ये पॉइंट याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यानी कि अंग्रेजों का मैसूर के जो सेना है हैदर अली, उनके साथ युद्ध होता है। यहाँ पर संधि होती है मद्रास की संधि, ठीक है।
एग्जामिनेशन में यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलता है। अगला जो हुआ वो 1780 से 84 के बीच में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जो कि मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। याद कैसे करेंगे, क्योंकि मद्रास में देखो 3 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, और वर्ड्स मतलब कि वही वर्ड्स मतलब अक्षर, और मैंगलोर में लगभग 3.5 या 4 आप गिन सकते हो। तो इससे याद कर सकते हो कि पहले मैसूर वाले में मद्रास की संधि हुई और दूसरे वाले में मैंगलोर की संधि हुई। फिर तीसरे में किसकी संधि हुई, तो श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है, ठीक। ये किसके साथ लड़ा जाता है, तो ये टीपू सुल्तान के साथ टीपू सुल्तान के साथ जो है ये संधि होती है। और चौथे में टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 में, ठीक है। फिर वहीं आंग्ल मराठा युद्ध की बात अगर करें एक बार में, तो 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें क्रमशः बसीन की संधि 1802 में और सुरजी अर्जन गांव की 1803 में होती है। और 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है। आपका एक काम है, मैं बता दे रहा हूं क्या काम है। आप क्या करोगे कि जितने भी इस समय गवर्नर जनरल हैं उनके नाम लिख लोगे, ठीक। बताने को मैं अभी बता दूं, लेकिन अगर आप अपने मन से कुछ नहीं करोगे और केवल मेरा सुन लोगे तो फिर काम नहीं करेगा। ये टेबल आपको खुद बनाना है, यहां से देख करके टेबल बनाइए और गवर्नर जनरल खुद से लिख लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं रुहेला युद्ध होता है 1774 में। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि रुहेला युद्ध जो है किस सन में हुआ है, तो याद रखिएगा कि 1774 में रुहेला युद्ध हुआ है। अगला है 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना हो रही है। किसने किया, तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। किसके तर्ज पर किया, तो ये जो है एक प्रश्न और पूछता है कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद फिर पूछता है सुगौली की संधि किसके साथ हुई, तो नेपाल के साथ हो रही है सुगौली की संधि। नेपाल के साथ 2 और लड़े गए, तो उसमें 1814 से लेकर के 16 के बीच में सुगौली की संधि होती है। और इस समय जो गवर्नर जनरल है उसका नाम आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। फिर 1818 में क्या होता है कि पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है। बाजीराव को पेंशनर बना करके बिठूर भेज दिया जाता है। 1824 से 26 के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, अंग्रेजों का बर्मा के साथ युद्ध हो रहा है 1824 से 26 के बीच में। उसमें 1826 में यांडबू की संधि हो रही है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि यांडबू की संधि किस ईयर में हुई, तो याद रखिएगा कि वर्मा युद्ध जो 1826 में खत्म हो रहा है, जिसमें यांडबू की संधि के साथ ही खत्म हो रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है आप बताइएगा। और इसके बाद जब ये बंटता है तो आदि ब्रह्म समाज जो है, एक सेकंड, तो पॉइंट याद रख लीजिए कि मैं ये इसमें बता दे रहा हूँ कि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। लेकिन आगे चल करके 1828 ईस्वी में स्थापना होती है। आगे चल करके ये क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 ग्रुप में, जिसमें से एक रहता है आपका आदि ब्रह्म समाज, तो एक हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज, जिसके देवेंद्रनाथ टैगोर जिसको लेकर के चलते हैं, जो कि फादर हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के, और दूसरा है जो कि केशव चंद्र सेन लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है 1829, जिसमें सती प्रथा गैर कानूनी हो जाती है। 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित होता है। राजा राम मोहन रॉय की ब्रिस्टल में मृत्यु भी होती है इसी वर्ष। तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, तो ब्रिस्टल में हुई है, ठीक है। 1833 में भारतीय विधि आयोग का गठन भी किया जाता है, ठीक। 1845-46 में एंग्लो सिख वॉर होता है, तो ये याद रखिएगा। और 48-49 में भी दूसरा एंग्लो सिख वॉर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन ट्रीटी होती है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, यानी कि लाहौर की संधि मुख्य होती है। लेकिन इस लाहौर की संधि से पहले भी, चूंकि ये 45 से 46 तक चलता है, तो अलग अलग ट्रीटीज होती हैं, जैसे बद्दोवाल होती है, बद्दोवाल की संधि होती है, ठीक है। उसके बाद मुदकी की संधि होती है। फिर जो संधि होती है फिरोज शाह की, ठीक है ना। फिर जो संधि होती है वो होती है सबराम की, और लास्ट में होती है आपकी लाहौर की संधि। इसी प्रकार जो दूसरा एंग्लो सिख वॉर होता है उसमें भी कई सारी संधि होती है, जैसे गुजरात की संधि होती है, या गुजरात का बैटल कह लो, लड़ाई जो होती है बैटल ऑफ गुजरात होता है।
इसमें भी बैटल हो रहा है, ये बद्दोवाल की लड़ाई, मुदकी की, फिरोज शाह और सबराम की। तो इसमें बैटल ऑफ गुजरात होता है, फिर बैटल ऑफ राम होता है, फिर रामनगर, चिलिया वाला और शाहपुर होता है, और सीज ऑफ मुल्तान होता है, मतलब मुल्तान को कैप्चर करना। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी लड़ाइयाँ और बैटल इसमें हो रही हैं। उसी बीच 1847 में रुड़की में कॉलेज इस्टेब्लिश होता है, जो बाद में IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। 1853 में मुंबई से थाने तक की रेलवे लाइन जो है चलती है, और टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई जाती है कोलकाता से आगरा तक, और 1954 में जो है इसका चलन होता है। उधर 1858 में क्या हो रहा है दोस्तों, 1858 के समय में क्राउन रूल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1857 की लड़ाई के बाद डायरेक्टली जो ब्रिटिश प्रांत है, यानी कि आप कह सकते हो ब्रिटेन है, उसने डायरेक्ट रूल करना शुरू किया, यानी कि रानी का शासन यहाँ पर लागू हो गया। एक बात और है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था। चूंकि 1857 की क्रांति में बहुत सारे पैसे खर्चे हो गए थे, ठीक है, इन पैसों की रिकवरी कैसे की जाए, तो उसके लिए जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। मैग्ना कार्टा आया था, भारतीय स्वतंत्रता का इसको कहा गया था 1858 को। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 1858 से आगे का पॉइंट। अगला जो पॉइंट है हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 1859 का। तो 1859 में क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। बेसिकली होता क्या था कि तिनकठिया पद्धति थी। तिनकठिया पद्धति में 3/20 भाग में, यानी कि 20 भाग में अगर खेत को डिवाइड किया जाए तो उसके 3 भाग में नील बोना अनिवार्य था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या था कि खेत के जिस भाग में नील बोई जाती थी वो कुछ समय बाद बंजर हो जाता था, अर्थात किसी भी फसल को उगाने के लिए वो सुटेबल नहीं रहता था। नील विद्रोह हुआ था। कहा जाता है कि जो नील विद्रोह है ये दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नाटक से प्रभावित था। यूपीएससी में एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, किसने लिखा था। फिर अगला आता है कागज का नोट जारी हुआ था 1859 में ही। क्या हुआ था, कागज नोट जो है वो जारी हुए थे पहली बार। इसके साथ ही गोद प्रथा का भी अंत हुआ था, वो हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत जो है हाई कोर्ट की स्थापना भी समझ लीजिए किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि हाई कोर्ट की स्थापना या हाई कोर्ट अधिनियम क्या है, तो 1861 का अधिनियम ही हाई कोर्ट अधिनियम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ पर, तो कलकत्ता में, उसके अतिरिक्त बम्बई में और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर आईपीसी आता है। आईपीसी कब आता है, भारतीय दंड संहिता 1862 में आता है आईपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसको बीएनएस से रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना होती है 1863 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। जानने के लिए इसको जान सकते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना तत्कालीन इलाहाबाद ही था, तो 1866 में होती है। प्रथम जनगणना कब होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के टाइम पर जनगणना हो रही है। पहली जनगणना है ये, ठीक है ना, प्रथम जनगणना है। और ऐसे इसको याद करना है कि लॉर्ड मेयो ने जब प्रथम जनगणना कराई तो इतनी ज़्यादा लोग आए कि लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, जनगणना में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो एक आध आदमी कम हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है, अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर मेरा देखा होगा तो आप बता सकते हो कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी। ठीक है, फिर जो है सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा क्या किया गया है, तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई है।
कहाँ पर की गई है? तो अलीगढ़ में की गई है, ठीक है। आप जानते भी होंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, AMU के नाम से फेमस है। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तो हुई ही हुई, जो कि आज AMU के नाम से जाना जा रहा है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ। क्या हुआ? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा जो है 1875 ईस्वी में ही हुई। उसके साथ साथ 1875 और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर है, ठीक है, उसकी स्थापना भी, आर्य समाज की स्थापना वेदों की ओर लौटो नारे के साथ जो है इन्होंने किया। और नेक्स्ट क्या होता है? 1876 में दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो लिटन द्वारा दिल्ली दरबार लगाया जाता है और भारत की साम्राज्ञी घोषित की जाती हैं, जो महारानी विक्टोरिया हैं वो। फिर 1878 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इसको बोला जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अगर हिंदी में देखोगे तो ये होता है कि देशी भाषा या स्वदेशी भाषा प्रेस एक्ट है। क्या कि कोई भी अखबार जो कि हिंदी या स्वदेशी भाषा में होगा, जिसे बंगाली में, मराठी में छाप दिया गया, तो अंग्रेज प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे अखबारों पर जो कि भड़काऊ भाषण और भड़काऊ चीज़ें छापते हैं, उन पर जो है एक एक्ट लगा दिया गया, इनको बोला गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किन किन जो अखबार पत्र थे उस पर लगाया गया? सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि पर लगाया गया, ठीक है। अब देखते हैं 1878 के बाद क्या होता है। तो एक अकाल आता है 1878 में, ठीक है, एक दुर्भिक्ष आता है 1878 में। तो उसके कारण जो है अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। अकाल आयोग की स्थापना, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1881 में कई बार पूछा हुआ है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है आता है। तो ये कई बार पूछा गया है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो 1881 में आया था। इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ था? 1882 में क्या होता है? 1882 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है, उस एक्ट को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है ना, निरस्त हो जाता है। यानी कि 78 में लगता है लिटन के टाइम में, और 1882 में रिपन का टाइम चल रहा था, तब इसको निरस्त कर दिया जाता है। और स्कूली शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है 1882 में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की जाती है? उच्च शिक्षा के लिए नहीं, स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक ना, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। फिर क्या होता है? इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल ये था कि जो आपके विदेशी हैं, यानी कि फॉरेनर्स हैं, उनके केसों की सुनवाई भी भारतीय जज कर सकता था। तो इसी पर जो है विवाद हो गया, तो इसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। फिर 1885 में सबको पता है क्या होता है? ऐतिहासिक रूप से एक संस्था का निर्माण होता है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पर स्थापित होती है? तो बम्बई में स्थापित होती है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है वहाँ पर इसकी पहली मीटिंग संपन्न होती है। फिर कर्नल बेग के द्वारा 1888 में एक और ऐतिहासिक काम होता है। कर्नल बेग के द्वारा क्या होता है? कर्नल बेग के द्वारा तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को मैं ASSN लिख रहा हूँ, एसोसिएशन की स्थापना की जाती है कर्नल बेग के द्वारा 1888 में, ठीक है। फिर 1889 में दूसरी भारत यात्रा करते हैं। कौन करता है? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स करते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स करते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला ये कि दूसरी 1889 में करते हैं, और पहली बार कब करते हैं? तो 1775 में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत की प्रथम यात्रा कर रहे हैं। तो 2 चीज़ याद रखिएगा। इसी के साथ 1875 याद रखिए और 1889 याद रखिए। 14 साल के अंतराल पर भारत की 2 यात्राएं प्रिंस ऑफ वेल्स कर चुके हैं। यहाँ पर आता है 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, ठीक है ना, फैक्ट्री एक्ट। पहला कब आया था? तो 1881 में आया था। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। अगला हम लोग देख रहे हैं कि एनी बेसेंट का भारत आगमन कब होता है? तो 1893 में होता है। और आपको पता है कि एनी बेसेंट कौन है? तो एनी बेसेंट आगे चल करके होम रूल लीग की स्थापना करेंगी एनी बेसेंट,
ठीक, एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 में। ठीक, फिर शिवाजी उत्सव जो है शिवाजी उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था 1897 में। इसी प्रकार भारतीय शिक्षा सेवा का गठन होता है और तिलक को 18 महीने की कैद हो जाती है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन, जिसको हम लोग बंगाल विभाजन या बंग भंग के लिए जानते हैं। इसके समय में कई सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे मैकडोनाल्ड का अकाल आयोग जो है गठन किया जा रहा है। ठीक है, बंगाल का विभाजन सबको पता है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आता है, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आता है। ठीक है, इसके साथ ही अन्य भी आयोग आते हैं, जैसे एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में यहाँ पर आता है पुलिस आयोग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटोनी मैकडोनाल्ड 1900 के आसपास में आता है अकाल आयोग। कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन होता है और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे कमीशन या रेलवे बोर्ड का गठन होता है। ये सारे ही गठन आपके लॉर्ड कर्जन के समय में होते हैं। ठीक है, जिसमें एंड्रू फ्रेजर का जो है 1902 के अराउंड पुलिस आयोग का गठन, ये बहुत ज़्यादा कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं तो 1906 में क्या होता है, ये सबको पता होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, फिर खुदीराम बोस को फांसी होती है और तिलक पर राजद्रोह का केस 1908 ईस्वी में होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सत्याग्रह के लिए सबसे पहले गांधी जी को जेल कब होती है, तो 1908 में होती है। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह के लिए जेल होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले बार जेल कब हो रही है, तो 1908 में गांधी जी को हो रही है सत्याग्रह के लिए। 1909 में सबको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार आता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आता है और इसी वर्ष जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी जाती है। हिंद स्वराज बुक पुस्तक जो है लिखी जाती है, किसके द्वारा लिखी जाती है, आप सबको पता होगा, गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होता है, बंगाल विभाजन रद्द होता है। ठीक है, और राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया जाता है, राजधानी नई दिल्ली में, कलकत्ता से नई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस समय कौन आता है, तो जेम्स जॉर्ज पंचम जो है आते हैं भारत। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर 1913 में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, यहाँ नहीं होता है, सैन फ्रांसिस्को में होता है। ठीक है, क्या होता है, तो गदर पार्टी की स्थापना होती है, जो कि अपना साप्ताहिक पत्र निकालती है गदर नाम से। उसकी मुख्य भाषाओं में गुरुमुखी भी होती है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर ये वही वर्ष था जबकि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिलता है, तो नोबेल प्राइज से, साहित्य का नोबेल प्राइज जो है उनको मिलता है। ठीक, इसे सम्मानित किया जाता है। 1915 में क्या होता है, ऑफिशियली गांधी जी कहाँ से आते हैं, तो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, और भारत आने के इसी इनके वर्ष को आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसीलिए 1915 से उस दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग का गठन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता होता है। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में जलियांवाला नरसंहार, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे। 1919 के 13 अप्रैल को क्या होता है, तो जलियांवाला मैसेकर होता है।
ठीक है, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड होता है जिस पर निर्दोष भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। कौन देता है? तो यहाँ पर दो नाम आता है। तो एक्चुअली जो ऑर्डर दिया था उसका नाम है रेनेगल डायर, लेकिन उधम सिंह ने जिसको मारा था वो पंजाब के लेफ्टिनेंट था उस समय, जिसका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक है, मार इसको दिया गया था उधम सिंह के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो माइकल आर डायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। आगे बढ़ते हैं 1919 से। 1919 के बाद आपको पता है कि क्या होता है कि इस सब के बाद सर की उपाधि, जलियांवाला बाग मैसेकर के कारण सर की उपाधि जो है वो त्याग दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है 4 फरवरी को, और इसको जो है स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर 1920 में ही गांधी जी के द्वारा कौन सा एक उपाधि त्यागा गया था? तो कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो गांधी जी के द्वारा त्याग दी गई थी असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही। ठीक है, वहीं 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1923 में कुछ लोग क्षुब्ध होते हैं गांधी जी से, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है जिसमें कौन कौन रहता है? तो मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं, CR दास प्रमुख हैं इसमें, और इनके साथ इन्होंने मिलाया है लाला लाजपत राय को। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? 1924 काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 2-3 काम हो रहा है। पहला कि गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। गांधी जी एकमात्र सम्मेलन में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। नाम है उसका बेलगांव, बेलगांव। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है 1924 में? तो 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस हो रहा है, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। इसमें नाम किसका किसका है? तो MN रॉय है, ऐसे डांगे हैं, शौकत उस्मानी है, कई सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट दल के लोग हैं, यानी कि कम्युनिस्टों के विचार से प्रभावित लोग हैं। इन पर जो है केस चलता है। इसके साथ ही एक काम और हो रहा है 1925 में ही HRA का गठन हो रहा है। ठीक है, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, और 1928 में क्या होता है? फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ये HRA क्या बन जाता है? HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें संस्थापक सदस्य में भगत सिंह का नाम रहता है। ठीक, याद रखेंगे इस पॉइंट को। फिर आपका ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है 1926 में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। 1927 में साइमन कमीशन जो है अपॉइंट होती है और भारत आती है। तो इसमें यह है कि साइमन कमीशन का विरोध होता है। क्यों विरोध होता है? क्योंकि 7 सदस्यीय कमेटी है जिसमें एक भी भारतीय नहीं है। ठीक है, तो इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन गो बैक का नारा लगता है जिसमें लाला लाजपत राय को पंजाब में विरोध करते समय सैंडर्स के द्वारा आज्ञा दिए हुए जो पुलिस दल रहते हैं वो लाठी चार्ज करते हैं और उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो वो मरने से पहले कहते हैं कि मेरे ताबूत की नहीं, मेरे ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठियाँ तुम लोग के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है 1928 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा जानिए, नेहरू रिपोर्ट आती है। एक सेकेंड, ओहो ये क्या हो गया? नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में ही, ये पॉइंट भी याद रखना है। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट के साथ ही साइमन कमीशन भी भारत आता है और इसी वर्ष लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो लाला जी की मृत्यु हो रही है, साइमन कमीशन भारत आ रहा है जहाँ पर उसका विरोध हुआ और फिर इनकी लाठीचार्ज से मृत्यु होती है। ठीक है, 1923 क्यों फेमस है? 1930 में शारदा एक्ट आता है। ठीक है, शारदा एक्ट, तो ये पॉइंट याद रखना है कि शारदा एक्ट आता है 1930 में। जाकर के पढ़ लीजिए अगर शारदा एक्ट के बारे में नहीं मालूम है आपको। बस ये समझिए कि न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित की गई कि 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़का होगा,
उसके पहले विवाह नहीं कर सकते, कि 13 साल की लड़की का विवाह नहीं कर सकते या 17 साल के लड़के का विवाह नहीं कर सकते। इसी को मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट या शारदा एक्ट बोला जाता है। तो एक बार इसके बारे में पढ़िए। हमेशा प्रश्न पूछता रहता है घुमा घुमा के, और जब प्रश्न पूछता है तो उस समय दिमाग जो है प्रॉपरली काम नहीं करता। तो वीडियो यहीं पॉज करिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, मैं कहीं नहीं गया हूँ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है 1930 में। तो ये वर्ष भी याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन या मूवमेंट प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? तो आपको पता है कि नमक कानून तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसी के साथ ये प्रारंभ होता है, ठीक। तो गांधी जी जो है एक साल्ट सत्याग्रह करते हैं, यानी कि नमक सत्याग्रह कर रहे हैं। उसमें वो पैदल दांडी तक की यात्रा करते हैं साबरमती से, और बहुत सारे अनुयायी रहते हैं, 79 शायद टोटल। और उसके बाद जो है नमक कानून को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ मांगे रहती हैं, तो गोलमेज सम्मेलन होना स्टार्ट होता है, इसको राउंड टेबल कहते हैं। तो पहला होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन पहले के बाद और दूसरे से पहले, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, मतलब दूसरे से जस्ट पहले। जैसे हमेशा ये जो भी हो रहा है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे समझिए कि नवंबर दिसंबर के महीने, मतलब लेटर ईयर्स के अंतिम वर्षों में होगा। कि 1930 वाला तो नवंबर दिसंबर अक्टूबर के महीने में, 1931 वाला तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में, 1932 वाला तो ये भी लेटर में ही होगा। तो 1931 के ही प्रारंभिक समय में गांधी इरविन समझौता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, गांधी इरविन समझौता। अब ये गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन दोनों अलग चीज़ें हैं। तो गांधी इरविन समझौता में होता क्या है कि गांधी जी की कुछ मांगे रहती हैं और इरविन उसको मांगता है। लेकिन गांधी जी यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी से बचाव के लिए कोई ऐसा मांग नहीं रखते हैं, ठीक है, या रखने पे भी माना नहीं जाता और उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। तो ये चीज़ होने के बाद, मतलब गांधी इरविन समझौता होने के जस्ट कुछ दिन बाद ही 23 मार्च को 1931 में इन लोगों को फांसी हो जाती है। और फांसी के बाद आपातकालीन कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती है कि अरे ये तो गजब हो गया, ठीक है। क्योंकि शायद तत्कालीन स्थिति के हिसाब से लोग, आज के हिसाब से लोग कमेंट करते हैं कि शायद वो चीज़ें बचाई जा सकती थी, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था, ठीक है। क्योंकि जब किसी की गर्दन पे तलवार रख के बोला जाएगा कि इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो गांधी जी कोई बहुत बड़ी फोर्स लेके तो चलते नहीं थे यार। देखो, आदमियों की ही फोर्स थी। अब बहुत लोगों का मतभेद भी हो जाता है, तो लेकिन एक्चुअली तो हम लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ठीक। तो कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये पूरी तरह से समझा करिए कि क्या टेक्स्ट आपने पूरे पढ़े हैं, और टेक्स्ट पर अगर आपको विश्वास है फिर भी आप सोचो कि क्या आप वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो नहीं थे तो कमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बहुत आहत हो जाते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि मैं गांधी जी के बारे में कुछ विशेष अभद्र टिप्पणियां करूं जिससे जनता खुश हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इतने महान होते, जैसे एक पिछले इसी साल शायद जब हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा था, कोई लड़की बहुत एक अजीब सा कमेंट करके उस पर गई मुझे, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप या आपके बाप या उनके पिताजी, बाप कहने के लिए सॉरी, कोई भी अगर इतना ही महान है तो यार फोटो तुम्हारी छपनी चाहिए ना नोट पे, ठीक। समझ रहे हो, इतना बड़ा काम करके जाओगे तो माने जाओगे। और वो पूरा विश्व जानता है गांधी को, मंडेला के भी आदर्श है, और छुपा नहीं है कहीं गांधी जी की जो भी ख्याति है, ठीक है। ना मानने वाले जो लोगों ने पढ़ा नहीं है उनको ऐसा लगता है कि हाँ गांधी जी बर्बाद आदमी है, कोई काम नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है और लोग अभी उनको पढ़ें, ठीक है। चलिए, फिर इन लोगों को फांसी हो जाती है 1931 में, मैंने आपको बताया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की भी घोषणा होती है 1932 में। अब देखो 1932 में एक और काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैकडोनाल्ड घोषणा हो रही है, या सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, कम्युनल अवार्ड, ये दोनों कुछ होता है। पूना पैक्ट भी इसी वर्ष हो रहा है। तो 2-3 काम हो रहा है, एक तो आपका पूना समझौता हो रहा है, एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय हो रहा है यानी कि कम्युनल अवार्ड हो रहा है, ठीक है, जिसको मैकडोनाल्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर 1934 में क्या होता है कि रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। तो कुछ ये भी याद रखेंगे, पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इसके साथ क्या होता है, पहला ये होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा मैंने आपको बताया रॉयल इंडियन नेवी की
स्थापना होती है। ठीक है, 1935 में पता ही है कि 1935 का एक्ट आता है जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान होता है। संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापना की बात होती है, जिसकी बाद में 1937 के आसपास में उसकी स्थापना होती है। ठीक, 1938 आते आते सुभाष चंद्र बोस जो है काफ़ी फेमस हो जाते हैं। दो, एक हरिपुरा में इनको अध्यक्षता मिलती है, हरिपुरा में इनको अध्यक्षता मिलती है, और दूसरे वर्ष फिर से ये अध्यक्षता पा जाते हैं। ठीक है, कब पाते हैं? तो त्रिपुरी में पा जाते हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं पट्टाभी, सीता और रमैया। ठीक है, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। तो इनके हारने से गांधी कहते हैं मेरी हार है, तो ये छोड़ देते हैं, फिर कि बवाल में नहीं पड़ना है, छोड़ देते हैं और फिर ये निकल जाते हैं। 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जा करके ख़त्म हो रहा है 1944-45 में ख़त्म हो रहा है नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरने के साथ। ठीक है, तो छोड़ने के बाद सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, जब वो वहाँ छोड़ते हैं यानी कि त्यागपत्र दे देते हैं, तो इनके जगह पर बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये पॉइंट याद रखना है। और इन्होंने गठन किया तुरंत, तो एक काम क्या करते हैं ये, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1941 तक तो बाहर ही निकल जाते हैं भारत से। ठीक है, और आगे जा कर के ये आपका आज़ाद हिंद फौज की वो संभालने लगते हैं। ठीक है, जिसको दो लोगों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह का नाम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन मोहन सिंह का नाम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 1945 पर सीधे चला आता हूँ मैं। 1945 में ये होता है, अच्छा एक चीज़ और है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला मूवमेंट। 8 अगस्त या अगस्त क्रांति भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक, अगस्त क्रांति भी इसको बोला जाता है। फिर 1945 में क्या होता है, वेबल की घोषणा होती है। वेबल की घोषणा से पहले क्या होता है, आज़ाद INA इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुकदमा हो जाता है। और इसी वर्ष वेबल की घोषणा आती है, यानी कि वेबल का डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, फिर 1946 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन इससे पहले आ चुका है, 1942 में मैंने बताया नहीं है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। 1942 में ही क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया रहता है। 1946 में क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जिसमें कि ये नौसेना प्रमुख है पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसी समय 16 अगस्त को 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। डैड भी आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही दिवस। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। फिर क्या होता है, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र होता है, और 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीना 18 दिन बाद ये कंप्लीट होता है, जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इनैक्ट कब होता है, तो वो 26 जनवरी को पूर्ण रूप से इनैक्ट होगा। स्टार्टिंग में कुछ धाराएं इनैक्ट हो जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बाद में इनैक्ट होती हैं। ठीक, 1947 में क्या होता है, 1947 में माउंट बेटन आता है। क्लेमेंट एटली जो है कहते हैं, क्लेमेंट एटली, ठीक है, जो है कहते हैं कि 1948 जून 1948 तक हम लोग भारत छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं, तो कहते हैं कि अब इसको छोड़ के भागने लायक है, यहाँ से बहुत पैसा खर्चा हो गया है। और जल्दी ही माउंट बेटन के द्वारा, माउंट बेटन प्लान आता है, 3 जून प्लान, उसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को ही यहाँ से छोड़ के बोरिया बिस्तर ले होकर भाग जाते हैं। और पहला प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या होती है 1948 30 जून को। किसके द्वारा की जाती है आपको पता है, 30 जनवरी को। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, तो गोडसे के द्वारा की जाती है। और जिन्ना की भी मृत्यु होती है 1948 में ही, ये भी चीज़ याद रखनी है। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद भारत में
विलय, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, सारा कुछ 1948 में हो रहा है। 1950 में संविधान लागू होता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में। 52 में आम चुनाव होते हैं। 1954 में चीन और भारत के साथ पंचशील समझौता। 1961 में गोवा स्वतंत्र होता है, जो कि 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा पकड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद 1963 में राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु होती है। जवाहरलाल नेहरू की 64 में होती है। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। उससे रिलेटेड एक बात बता देता हूँ। देखिए 1962 से ही रिलेटेड है कि भारत चीन युद्ध होता है। ठीक है, और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। तो भारत चीन युद्ध के समय ऐसी भयानक स्थिति बनती है कि ताजमहल को ढकने का प्लान बनने लगता है, क्योंकि आगरा में एयरबेस है। डर ये लगता है कि चीन या फिर बाद में पाकिस्तान के द्वारा कहीं अटैक ना कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा कपड़ा सिला जाता है, उस कपड़े से ताजमहल को ढक दिया जाता है। ठीक है, कई वर्षों तक हमेशा वो कपड़ा यूज़ में रहता है, लेकिन जब उसको रख देते हैं तो 1990 के दौर में उसको चूहे के द्वारा काट दिया जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है, उसको फाइनली जला देते हैं। ठीक है, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और हमारे जो अच्छे प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये था मोटी मोटा इतिहास। एक बारी टाइमलाइन देने का प्रयास मैंने किया है 2 लेक्चर के माध्यम से। आप लोग जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं और किस किस पॉइंट पर लेक्चर आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ पॉइंट्स सजेस्ट कर दीजिए जिस पर लेक्चर आने चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।